Good morning, student. Today I will start Indian economy. The first unit of Indian economy is development policies and experience from 1947 to 1990. Okay, it is the first unit of Indian economy. And the first chapter of Indian economy is Indian economy at the time of independence. Okay, जो इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के वक्त इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, इंडिपेंडेंस के वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी, इंडिपेंडेंस के वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, वो इसमें आपको पढ़ना है. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था इंडिपेंडेंस के वक्त, ये भी इस चैप्टर के अंदर आपको स्टडी करनी है. इसके साथ साथ इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था वो भी इस चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक पढ़ना है. इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक टॉपिक पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड भी पढ़ना है. ओके, जो आपका इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के वक्त इंडियन इकोनॉमी की कैसी कंडीशन थी, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है. इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर लास्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल. ये टॉपिक्स इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने हैं. आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर. इंडिपेंडेंस के वक्त या इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कैसी कंडीशन थी, वो बैकवर्ड था या डेवलप था, है ना, और वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन इसमें पढ़नी है. ओके, तो हम जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की बैकबोन है. ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी because agriculture sector provide employment to the public, agriculture sector provide land revenue or you can say tax to the government, agriculture sector contribute in the income of the government in the form of land revenue, agriculture sector contribute GDP of the country, agriculture sector contribute employment, agriculture sector also contribute in the export of the country. That's why agriculture sector is the backbone of Indian economy. एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है. बैकबोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा अलग अलग फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है. इंडिपेंडेंस के वक्त अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही थी. तो इट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंस के वक्त काफ़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था. इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर का टी, कॉफ़ी, वीट, राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपोर्ट के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है. इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. जैसे जूट इंडस्ट्री है तो एग्रीकल्चर सेक्टर जूट इंडस्ट्री को जूट प्रोवाइड करता है, कॉटन इंडस्ट्री को कॉटन प्रोवाइड करता है, शुगर मिल को शुगर केन प्रोवाइड करता है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पब्लिक को जॉब प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स देता है तो गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज होती है. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अलग अलग फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है. इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है. ओके, ये एक बार क्वेश्चन आया था, शॉर्ट क्वेश्चन था 3 मार्क्स का. वो ये था कि हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी.
इसका आंसर होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयमेंट. Agriculture sector provide jobs to the people. Agriculture sector contribute in the GDP of the country. Agriculture sector contribute in the export. We export tea, coffee, wheat, rice to the other country. Agriculture sector contribute in the income of the government in the form of land revenue. Agriculture sector provide tax to the government in the form of land revenue. Okay, agriculture sector also provide raw material to the industrial sector. In this way, agriculture sector is the backbone of Indian economy. Okay, तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह से. लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं दिया था, और जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो एक तरह से बैकवर्ड था या स्टेगनेंट था. स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, थमा हुआ, जिसमें कोई डेवलपमेंट ना हो रहा हो. तो किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान इंडिपेंडेंस के वक्त स्टेगनेंट था, रुका हुआ था या बैकवर्ड था. तो एग्रीकल्चर सेक्टर के कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट था. स्टेगनेंट माने रुका हुआ था, थमा हुआ था. ठीक है, अब वो हम कॉजेज़ वन बाय वन देखेंगे. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज स्टेगनेंट, and there are different reasons or there are different causes due to which agriculture sector was stagnant at the time of independence or during the British government. Actually, British government did not give any attention upon the agriculture sector. British government did not give the attention on the improvement of agricultural एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटी, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी एक्सेट्रा. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया था. इवन जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इरिगेशन फैसिलिटी है, जैसे आजकल जो है वो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया था. टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया था. इसी तरह से जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड पर कोई ध्यान नहीं दिया था. इवन फार्मर्स बहुत गरीब थे और ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट करती थी फार्मर से, और एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली बैकवर्ड था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. अब किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो था वो स्टेगनेंट था. स्टेगनेंट में रुका हुआ था ना, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था. अब वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट था यानी रुका हुआ था, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा था. वो किन किन वजह से, वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट था यानी रुका हुआ था. ठीक है, अब वो कॉजेज़ हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करते हैं. पहला जो है वो ये है लैंड रेवेन्यू सिस्टम. एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का. लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स लगाया जाता है जिसे कहते हैं लैंड रेवेन्यू. मतलब ये होता है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर लैंड, अपनी ही लैंड यूज़ कर रहे हैं, एक फार्मर अपनी लैंड यूज़ कर रहा है और उस पर एग्रीकल्चर लैंड अपनी लैंड यूज़ करता है, उस पर वीट और राइस उगाता है, और जितना वीट और राइस सेल किया, जितना प्रॉफिट हुआ फार्मर को, उसमें से कुछ टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को देगा, उसे कहते हैं लैंड रेवेन्यू. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था. ओके, ये फर्स्ट कॉज है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट था, वो है लैंड रेवेन्यू. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर, है ना. ये जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम है, इसे कहते हैं टेन्योर सिस्टम. टेन्योर सिस्टम कहते हैं. टेन्योर सिस्टम जो है वो 3 तरह का है, उसकी 3 फॉर्म्स हैं. पहली है ज़मींदारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम और रूतवारी सिस्टम.
ये 3 सिस्टम हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के, ज़मींदारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम और रूतवारी सिस्टम। ओके, इंडिया में मोस्टली जो था वो ज़मींदारी सिस्टम था, और आपके कोर्स के अंदर भी ज़मींदारी सिस्टम है और नहीं है। अब ज़मींदारी सिस्टम जो इंडिया में मोस्टली यूज़ हुआ था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, उसके अंदर क्या होता था कि एक विलेज को एक यूनिट कंसीडर करते थे, और उस विलेज के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता था एज ए ज़मींदार, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी विलेज के अंदर। वो ज़मींदार सारे फार्मर से, उस विलेज के सारे फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को वो लैंड रेवेन्यू डिपॉजिट कर दिया करता था। इसे कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। तो ज़मींदारी सिस्टम में गवर्नमेंट एक विलेज को एक यूनिट कंसीडर करती थी, और उस विलेज के में एक पर्टिकुलर पर्सन को ज़मींदार जो है एज ए ज़मींदार अपॉइंट कर दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, और वो ज़मींदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस विलेज के सारे फार्मर से वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट के ऑफिस में डिपॉजिट करे। लेकिन ये जो ज़मींदार थे वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि 10% लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि 10% लैंड रेवेन्यू फार्मर से कलेक्ट करना है, लेकिन ज़मींदार 40%, 50% लैंड रेवेन्यू फार्मर से कलेक्ट करता था। और अगर ज़मींदार फार्मर से 40% लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, और लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा कर रहा है 10%, 30% ज़मींदार अपने पास रखता था। इस तरह से ज़मींदार जो है वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू चार्ज कर। ओके, और ज़मींदार क्योंकि बहुत फोर्सफुल ही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, फार्मर बहुत गरीब थे, और कोई भी फार्मर जो है ज़मींदार के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता था, क्योंकि और ज़मींदार उसका हेड होता था उस विलेज का एक तरह से। और फार्मर्स अगर लैंड रेवेन्यू नहीं देते थे ज़मींदार को, तो ज़मींदार इवन काफ़ी उनके साथ मिसबिहेव करता था, बहुत मारपीट करता था, उनके एनिमल्स ले आता था, और ज़बरदस्ती उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था मैक्सिमम से मैक्सिमम। इस तरह से ज़मींदार जो है वो बहुत ज़्यादा फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था। ओके, ये ज़मींदारी सिस्टम है जिसमें ज़मींदार लैंड रेवेन्यू हाई से हाई कलेक्ट करता था। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ज़मींदार जो है वो फार्मर्स को फोर्स भी करता था कि आप मेरे यहाँ काम करो, अगर लैंड रेवेन्यू नहीं दोगे तो आप मेरे यहाँ काम करो, और फ्री में फार्मर से अपने यहाँ काम करवाता था, कोई वेजेस नहीं देता था। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें जो ज़मींदारी सिस्टम था वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था इसके अंदर। और एक चीज़ और थी ज़मींदारी सिस्टम के अंदर कि अगर किसी फार्मर को कुछ अमाउंट, कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो फार्मर ज़मींदार के पास आता था कि मुझे 2 लाख या 3 लाख रुपीस चाहिए। तो ज़मींदार जो है वो एज ए मनी लैंडर भी काम करता था, और ज़मींदार फार्मर को सपोज़ 5 लाख रुपए ज़मींदार ने फार्मर को दे दिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़मींदार सिक्योरिटी रखवाता था कि वो फार्मर को 5 लाख रुपए लोन दे रहा है ज़मींदार, तो वो किस बेस पर लोन दे, कुछ सिक्योरिटी तो रखना चाहिए। तो वो ज़मींदार फार्मर से कहता था कि आप, तुम्हारे पास जो लैंड है उस लैंड के जो बेनामे के पेपर्स हैं, वो बेनामे के पेपर एज ए सिक्योरिटी ज़मींदार के पास रखवा दो और 5 लाख लोन ले लो। तो फार्मर अपने ज़मीन के बेनामे के पेपर जो है वो ज़मींदार के पास रखवा दिया करता था, और ज़मींदार से 5 लाख या 6 लाख लोन ले लिया करता था। अब उसके बाद ज़मींदार जो है वो फार्मर से कहता था कि आप जो है वो एक पेपर पर साइन कर दो या अंगूठा लगा दो। अब फार्मर ज़्यादातर अनएजुकेट थे, तो वो बेचारे एक प्लेन पेपर पर अंगूठा लगा दिया करते थे, और उस प्लेन पेपर पर वो ये लिखता था कि फार्मर ने 5 लाख की ज़मीन मुझे सेल कर दी। ये वो बाकायदा स्टैम्प पेपर लगाकर वो उस पर लिख दिया करता था। फार्मर को नहीं पता होता था कि मैं अपनी लैंड सेल कर रहा हूँ।
फार्मर को सिर्फ ये सोचता था कि मैंने ज़मींदार से 5 लाख लोन लिया है और सिक्योरिटी के तौर पर अपनी लैंड के जो बनामे के पेपर हैं वो ज़मींदार के पास रखवा दिए हैं और कुछ कागजाई कार्रवाई में मैंने अंगूठा लगाया है, बस ये फार्मर समझता था। लेकिन ज़मींदार उसके साथ फ्रॉड करता था और ज़मींदार जो है उस पेपर पर ये खुद लिख लिया करता था कि ये फार्मर मुझे लैंड सेल कर रहा है 5 लाख की। फिर ज़मींदार उस 5 लाख के लोन पर हाई से हाई इंटरेस्ट लगाता था, 25-35% इंटरेस्ट लगाता था। वो 5 लाख लोन इंटरेस्ट के साथ बढ़ते 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 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक हो जाता था, डबल हो जाता था। अब बेचारा फार्मर जो 5 लाख लोन लिया था वो 10 लाख लोन हो गया इंटरेस्ट लगा के। अब फार्मर लोन नहीं दे पा रहा तो ज़मींदार कहता था कि तुम्हारी ज़मीन मेरे पास मेरी हो गई, क्योंकि ना तुम लोन दे पा रहे हो 5 लाख, ना 5 लाख इंटरेस्ट दे पा रहे हो, 10 लाख तुम दे नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी ज़मीन मेरी हो गई। अब वो फार्मर अगर कोर्ट में जाके मुकदमा करेगा तब भी फार्मर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज़मींदार ने स्टैम्प पेपर पर लिख लिया कि ये ज़मीन मुझे सेल कर रहे हैं 5 लाख की, उससे अंगूठा लगवा लिया। इस तरह से ज़मींदार जो है फार्मर से ज़मीन छीन लिया करता था और फार्मर के पास अक्सर फार्मर की जो ज़मीन थी वो ज़मींदार के पास चली जाती थी और ज़मींदार फार्मर से ज़मीन छीन लिया करता था और ज़मींदार के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसी वजह से उसको ज़मींदार बोलते थे, क्योंकि उसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी उसके पास। तो देखा जाए तो ज़मींदार जो है वो 2 तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को। एक तो ज़मींदार जो है वो फार्मर से लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते थे और दूसरा फार्मर को से ज़मीन जो है वो लोन के थ्रू छीन लिया करते थे और फार्मर को फोर्स करते थे कि तुम हमारा लोन वापस नहीं कर पा रहे हो तो हमारे यहाँ फ्री में काम करो। इस तरह से ज़मींदार फार्मर्स को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया था और फार्मर से कहा था कि डायरेक्टली आप लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा करिए, ज़मींदार को देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया था और उसके बाद फार्मर से कहा था कि आप डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को दीजिए और लैंड रेवेन्यू ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम ही देना है आपको। और अगर किसी साल फसल ख़राब हो गई तो लैंड रेवेन्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ये काम कब हुआ था? इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। लेकिन आपका चैप्टर है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी? तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या बिफोर द इंडिपेंडेंस ज़मींदारी सिस्टम था और वो फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा था इसके अंदर। ये वो फर्स्ट हुआ इसका, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट था। उसका जो फर्स्ट कॉज था वो था लैंड रेवेन्यू, जो भी मैंने डिस्कस किया अभी, जिसमें ज़मींदारी सिस्टम था। दूसरा जो कॉज है वो है बैकवर्डनेस। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर कोई अटेंशन पे नहीं की। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इरिगेशन फैसिलिटी है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। कोई कैनल्स, नहरें नहीं बनाई, कोई ट्यूबवेल नहीं लगवाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं किया। सॉइल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में भी कोई अटेंशन पे गवर्नमेंट ने नहीं की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो टोटली मानसून पर डिपेंड था। अगर बारिश हो गई तो फसल अच्छी होगी और बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता था कि सूखा पड़ जाता था और सूखा पड़ गया यानी कि बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो जो फसल है, जो क्रॉप्स हैं, उन्हें पानी नहीं मिल पाया। पानी ना मिलने की वजह से वो फसल सूख गई और फसल सूखने की वजह से जो है फार्मर्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था कि भाई बारिश नहीं हुई तो बारिश ना होने की वजह से फसलों को, क्रॉप्स को पानी नहीं मिल पाया तो वो फसल बेकार हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। या कभी कभी बहुत हैवी रेनफॉल होती थी, सैलाब आता था और सैलाब आने से जो है पूरी फसल जो है बह गई, उसमें भी फार्मर का लॉस हो रहा था। इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल लोएस्ट हो गई थी, कम से कम हो गई थी।
इसके अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन अपॉन द इम्प्रूवमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, अपॉन द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अपॉन द सॉइल प्रोडक्टिविटी। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज मोस्टली डिपेंड अपॉन मानसून एंड मोस्टली मानसून वाज अनफेवरेबल। दैट्स व्हाई द productivity of agriculture sector was lowest. So agriculture sector was backward at the time of independence. इंडिपेंडेंस के वक्त और इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड था। बैकवर्ड इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं किया था, इरिगेशन फैसिलिटी पर ध्यान नहीं दिया था, कोई कैनल्स ट्यूबवेल नहीं लगाए थे, है ना। फार्मर को हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड या फर्टिलाइज़र कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती थी, और फार्मर के लिए कोई लोन फैसिलिटी नहीं थी, फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं थी। फार्मर अपना वीट और राइस कहाँ बेचे, मार्केटिंग फैसिलिटी भी नहीं थी। इसके साथ साथ सॉइल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर एक तरह से बैकवर्ड था, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली मानसून पर डिपेंड था। अगर बारिश हो गई तो पानी मिलता था, अदरवाइज अक्सर मानसून अनफेवरेबल होता था। बारिश ज़्यादा हो गई तो फसल बह गई पूरी, और बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, फसल सूख गई बिल्कुल, है ना, तो भी फसल बेकार हो गई। दोनों केस में फसल को नुकसान था। अगर बारिश नहीं हुई तब भी फसल सूखा पड़ गया, फसल सूख गई, और बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो सैलाब आ गया तो फसल बह गई। दोनों केस में फार्मर को लॉस होता था। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो लोवेस्ट पहुंच गई थी इंडिपेंडेंस के वक्त। ओके, ये था बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप, सेमी कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप, कैश क्रॉप और सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स का सिस्टम स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। एक्चुअली ये 4 तरह का होता है। एक है कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप, एक है सेमी कमर्शलाइजेशन, एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक है कैश क्रॉप। ये अलग अलग है। अब चारों को हम अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप का मतलब ये होता है कि अगर फार्मर ने सपोज कॉटन का कल्टीवेशन किया, और कॉटन कल्टीवेट करने के बाद सारी की सारी कॉटन क्रॉप जो है वो इंडिया में सेल कर दी। सपोज फार्मर ने 50 क्विंटल कॉटन कल्टीवेट की और पूरी 50 क्विंटल पूरी की पूरी जो है इंडिया में सेल कर दी मार्केट के अंदर, उसे कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप। फार्मर सेल करने के लिए, फार्मर इंडिया में सेल करने के लिए अगर क्रॉप कल्टीवेट करता है और पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो इंडिया में मार्केट में सेल कर देता है, उसे कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप। एक होता है सेमी कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप। सेमी कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप के अंदर ये होता है कि अगर फार्मर जो है वो सपोज 20 क्विंटल वीट कल्टीवेट करता है, 20 क्विंटल वीट कल्टीवेट करता है, और 20 क्विंटल में से 5 क्विंटल वीट फार्मर अपने पास रख लेता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और रिमेनिंग जो 15 क्विंटल है वो मार्केट में इंडिया के अंदर सेल कर देता है। इसे कहते हैं सेमी कमर्शलाइजेशन। तो सेमी कमर्शलाइजेशन में क्या होता है कि जितनी वो क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहा है उस क्रॉप्स का कुछ पार्ट फार्मर अपने पास रखता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो इंडिया में सेल कर देता है। उसे कहते हैं सेमी कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप। और कमर्शलाइजेशन क्रॉप में क्या था, जो मैं इससे पहले बताया था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप के अंदर फार्मर पूरी की पूरी क्रॉप जो है सेल कर देता है मार्केट के अंदर इंडिया में, अपने पास कुछ नहीं रखता। कॉटन कल्टीवेट की, सपोज उसने 50 क्विंटल, पूरी 50 क्विंटल कॉटन जो है इंडिया में मार्केट में सेल कर दी, है ना, इसे कहेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप। और सेमी कमर्शलाइजेशन में ये होता है कि वो कुछ अपने पास रखेगा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और रिमेनिंग जो पार्ट है क्रॉप का वो मार्केट में सेल कर देगा, उसे कहते हैं सेमी कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप।
एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें फार्मर पूरी की पूरी क्रॉप का कल्टीवेशन अपने पास रख लेता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। सपोज फार्मर ने सिर्फ 5 क्विंटल वीट जो है वो कल्टीवेट किया और पूरा 5 क्विंटल वीट जो है वो उसने अपने पास रख लिया सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मार्केट में बिल्कुल सेल नहीं किया, उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। कोई फार्मर वेजिटेबल उगाता है और सारी इसकी सारी वेजिटेबल अपने पास रख लेता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, इस तरह से तीन तरह की हो गई। अगर फार्मर जो है वो पूरी की पूरी क्रॉप्स अपने पास रख लेता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो सबसिस्टेंस फार्मिंग, और अगर फार्मर पूरी की पूरी क्रॉप्स जो है वो मार्केट में जाकर इंडिया में सेल कर देता है तो कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। और अगर फार्मर कुछ अगर फार्मर क्रॉप्स का कुछ पार्ट अपने पास रखता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए और रिमेनिंग पार्ट जो है क्रॉप्स का इंडिया में मार्केट में सेल कर देता है तो वो सेमी कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप। एक और बची इसमें कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में क्या होता है कि अगर कोई भी फार्मर है वो सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए, सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए क्रॉप्स कल्टीवेट करता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, सारी की सारी जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए और दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए वो क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहा है, उसे कहते हैं कैश क्रॉप। जैसे आसाम में ज़्यादातर टी और कॉफ़ी जो उगाई जाती है वो टी और कॉफ़ी का कल्टीवेशन सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए होता है, उसे कहते हैं कैश क्रॉप। तो ये एक न्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मोटिवेट किया था कि वो कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप करें, वो कैश क्रॉप करें, इससे फार्मर को फ़ायदा होगा, ये उन्होंने कहा। तो फार्मर्स को उन्होंने लालच दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर को मोटिवेट किया और इंडियन फार्मर्स को ये लालच दिया कि अगर आप कैश क्रॉप उगाओगे दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि दूसरी कंट्री में बहुत हाई प्राइस पर सेल होगी। और रियलिटी में ऐसा ही हो रहा था कि जो फार्मर कैश क्रॉप उगा रहे थे और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उन फार्मर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था क्योंकि वो हाई प्राइस पर सेल हो रही थी दूसरी कंट्री के अंदर। तो इस तरह से बहुत इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे फार्मर्स ने वीट और राइस का प्रोडक्शन बंद कर दिया, उसी फील्ड के ऊपर वो कैश क्रॉप उगाने लगे और वो कैश क्रॉप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने लगे। इससे हमारी कंट्री के अंदर वीट और राइस की शॉर्टेज हो गई क्योंकि ज़्यादातर फार्मर वीट और राइस की जगह कैश क्रॉप उगा रहे हैं, तो वीट और राइस का प्रोडक्शन कम हो गया, तो इंडिया में वीट और राइस की शॉर्टेज हो गई थी और वीट और राइस की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी कि स्टार्वेशन हो गया था, भूखमरी हो गई थी। मार्केट के अंदर वीट और राइस अवेलेबल नहीं था, लोग प्राइस डबल देने को तैयार थे वीट और राइस के, लेकिन मार्केट में वीट और राइस की सप्लाई कम हो गई थी क्योंकि वीट और राइस का प्रोडक्शन कम हो गया था क्योंकि फार्मर ने वीट और राइस की जगह कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दी थी और इसकी वजह से कंट्री के अंदर स्टार्वेशन हो गया था, भूखमरी हो गई थी। इवन यहाँ तक नौबत आ गई थी कि ये एक फेमस है एक बात जो काफ़ी ज़्यादा हुई थी कि इंडिया के पास जो है वो अपनी टोटल पब्लिक के लिए जो है फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू ने वीट और राइस दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया था क्योंकि यहाँ पर वीट और राइस की शॉर्टेज हो गई थी, इस वजह से तो वो मजबूरन इंपोर्ट करना पड़ा जवाहरलाल नेहरू को। तो एक ये भी सिस्टम था। एक और है इसके अंदर आपका पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उसमें भी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान हुआ। इंडिया की जो फर्टाइल लैंड थी वो सिंध पंजाब चली गई और पाकिस्तान चली गई। जब इंडिया की फर्टाइल लैंड ऑफ जो है वो सिंध पंजाब चली गई, पाकिस्तान चली गई, तो हमारे पास जो फर्टाइल लैंड नहीं बची।
फर्टाइल लैंड बहुत कम हो गई हमारे पास। जब फर्टाइल लैंड कम हो गई तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन कम हो गया, और जब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन कम हो गया तो हम वीट और राइस नहीं उगा पा रहे थे, तो उससे भी इंडिया में वीट और राइस की शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से स्टारवेशन हो गया था। एक रीज़न ये भी था कि एक्चुअली द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। Most of the fertile land went to Sindh, Punjab and Pakistan. As a result of this, the cultivation of wheat and rice was decreased in our country. Most of the people suffer from starvation. So, after independence, Jawaharlal Nehru import wheat and rice from the other country due to the shortage of wheat and rice in our country. ओके तो एक रीज़न ये भी था कि पार्टीशन की वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर एडवर्सली अफेक्ट हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंस के वक्त और इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी बैकवर्ड था इसके अंदर, ठीक है। ये इसके सारे रीजंस थे। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी जॉब प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी बैकवर्ड था इसमें। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।